नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ गुजरा है। बल्कि मैं तो इसमें 22 अप्रैल की पहलगाम के घटना को भी, जिसको मैं जेनोसाइड कहता हूं, नरसंहार, धर्म के आधार पर जो हत्याएं हुई, जिस तरीके से कलमा पढ़वाया गया, पेंटें उतारी गई और उनकी पहचान करके उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवी के सामने जिस तरीके से 26 लोगों को मारा गया, जिसमें से 25 हिंदुस्तानी थे और एक नेपाली था। वहां से जो क्रम शुरू हुआ और उसके बाद 6-7 मई की रात को जो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया हमारी सेना ने, और 9-10 मई की रात को जो निर्णायक प्रहार हुआ, जिसमें उनके डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, उनके कई एयर बेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उड़ने के लायक हवाई अड्डे, एयर बेस नहीं छोड़े। और उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार कुछ कुछ सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे कि जिन्होंने पहलगाम में जेनोसाइड किया वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, और क्या वो पाकिस्तान भाग गए? क्या हमारी विफलताएं हैं इसमें? वहां तक तो उसी समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, ये खुफिया तौर पर हमारी विफलता है कि हमें ये जानकारी नहीं मिली कि ये लोग इस तरह की वारदात करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इस पर जिस तरीके से राजनीति की गई और इतना बड़ा सबक सिखाया पाकिस्तान को, उस पर लोगों का इतना ध्यान नहीं था या उसका उल्लेख नहीं कर रहे थे। सेनाओं का जो शौर्य था, पराक्रम था, जो तकनीकी उनका सशक्तिकरण हुआ था, उसकी चर्चा करने के बजाय ये पूछा जा रहा था प्रधानमंत्री से कि ये जो 5 जेट गिरे हैं, इसका सच क्या है? लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और वो ही जवाब दे देता है ऐसे तमाम लोगों को जो इस तरह की देश विरोधी घटनाओं, नरसंहार पर भी और सैन्य कार्रवाई पर भी डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और अमेरिका से विशेष ट्रेनिंग लेने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्रीवास्तव सर, कुछ सवाल खड़े किए जा रहे थे और मुझे लगता है कि सबके जवाब अब मिल गए हैं और मुकम्मल तरीके से मिल गए हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन, पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और कई स्तर पर सिखाया गया। उसमें वीजा रद्द किए गए, सरहदें बंद कर दी गई, पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया, कई स्तर पर कार्रवाइयां हुई और उसके बाद फिर सैन्य कार्रवाई हुई। और जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये सब तो आपने कर लिया, पर पहलगाम के असली मुजरिम कहाँ हैं? तो अब ऑपरेशन महादेव के तहत उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया और ये स्टेब्लिश कर दिया गया, हो गया कि वो पाकिस्तान से ही आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जो ये सब सच्चाई है। पहली बात तो ये है कि जो 22 अप्रैल को हुआ, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, एक जेनोसाइड था। जिस प्रकार से निहत्थे लोगों को उसका धर्म पूछ के उनको मारा गया और 26 निहत्थे लोगों को उनके बच्चों के सामने और बीवी के सामने 15-20 मिनट के अंदर खात्मा कर दिया। ये सच्चाई है, इसके बदला तो लेना था। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है और इसका बदला लिया जाएगा, और बदला इसका लिया गया और बहुत जोरों से लिया गया। अगर आप देखें 6 और 7 की रात को जब भारत ने
उनके 9 टेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया 25 मिनट के ही एक प्रकार ऑपरेशन में। और यही नहीं कि उसके जो हेडक्वार्टर हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद में थे, वहां उनको नष्ट किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा और कहीं ना कहीं 10 से 15 इनके जो हैंडलर थे वो आर्मी में के वो भी मारे गए। और इसके बाद भारत चाहता नहीं था कि युद्ध को बढ़ाए, मगर जब पाकिस्तान ने पलटवार किया, हमारे मिलिट्री और सिविलियन टारगेट को वो एक प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता था, मल्टी लेयर्ड था, जिसके अंदर S-400 भी था, आकाश तीर भी था, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका पिनाका ZU-23 ट्विन बैरल और L-70 और एंटी ड्रोन, उसको वो पार नहीं कर पाए। ना उनका कोई रॉकेट, ना उनका कोई मिसाइल, ना उनका कोई ड्रोन भारत के मल्टी टियर एयर डिफेंस के अंदर से घुस के सक्सेसफुली हमला कर पाया। मगर इसके बाद भारत ने 9-10 को उसका वापस पलटवार करना था, क्योंकि इन्होंने कैसे हिम्मत की कि भारत के सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को की तरफ नजर उठाने के लिए। तो हमने जो रात 9-10 को जो हमला किया वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। वो अगले 15-20 साल तक पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि हमने उनके जो 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड जो आप स्टार्ट कर दो स्कार्दू से, जो नूर खान है, सरगोदा है, रहीम यार खान है, भुलारी है और इसके बाद जकोबाबाद है। और भुलारी में तो उनका एवैक्स भी वहीं था, वहां स्क्वाड्रन लीडर भी थे उनके, वो मारे गए। तो ये सच्चाई है। ये भी कुछ एक चंद एक समय में आपने पूरे 11 एयरफील्ड को एक प्रकार अगले 3-4 महीने के लिए नॉन ऑपरेशन कर दिया। ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और इसी के कारण पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाते हुए भारत के डीजीएमओ से एक प्रकार से बैक किया कि अभी बहुत हो गया, लड़ाई बंद कर दे। तो भारत कभी चाहता नहीं था इस लड़ाई को बढ़ाना। तो ये सच्चाई है। भारत ने जब पाकिस्तान के हालात देखे और वो गिड़गिड़ा रहे थे तो भारत ने इसको माना। तो इसमें कोई शक नहीं है, 3-4 चीजें हैं। तो एक, क्या इसके अंदर किसी मध्यस्थता या किसी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कुछ हुआ था? अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब जो टैरिफ लगाए हैं उसने हमारे ऊपर 26% और प्लस पेनल्टी, अगर भारत मान रहा था, अगर भारत ट्रेड डील के लिए मान रहा था कि भाई हम ट्रेड डील करेंगे तो आप एक प्रकार से अभी सीज फायर करें, तो फिर वो तो अभी होना ही नहीं था। अभी तो उनको पेनल्टी लगाने नहीं थी। इसका मतलब सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी। ये किसी ने और ने कुछ नहीं कहा और सब ने इसको सराहा था कि जो भारत कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि भारत के पक्ष में सभी लोग खड़े थे कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ आया था, इंडिया हैज ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने ये 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटने मिलिट्री ने नहीं टिकाए, हमने और कार्रवाई भी की। कुछ कार्रवाई आपने गिनवाई थी कि जो हम लड़ाई से पहले स्टार्ट कर दिया था, जिस प्रकार से आपकी एक प्रकार वाघा बॉर्डर है इसको बंद कर दिया था हमने। इसके बाद डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया था, ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया था, वीजा बंद हो गए थे। तो ये सच्चाई है। इसके बाद हमने 2-3 चीजें और जो की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा था। और इसके साथ साथ हमने इकोनॉमिकली क्या किया, पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया, जो दोनों देशों के बीच में, जिसको वर्ल्ड बैंक के ब्रोकर्ड करने से हुआ था, जो कि 1965-71 और 1999 की लड़ाई में बंद हुआ, हमने उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया। अभी लोग कहते हैं कि इसका क्या मतलब, क्या हो जाएगा? देखो, इसका मतलब यह है पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। और हम अब जो डाटा, हाइड्रोलॉजिकल डाटा देते थे पाकिस्तान को, अब वो नहीं दिया जाएगा कि कब पानी कितना छोड़ा जाएगा। जब अभी जिस प्रकार से बारिशें आ रखी हैं, पानी ज्यादा है, हम ज्यादा छोड़ देंगे तो आप देखना वहां पर एक प्रकार फ्लड आ जाएंगे। पूरा सिंध और पंजाब ज्यादातर 80% इसी इंडस वाटर ट्रीटी पे एक प्रकार से वो डिपेंडेंट है। और ये भी सच्चाई है। हमने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि ये जो 1960 में जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, ये एक तरफी थी। भारत ने बड़ा दिल दिखाया था और उनको
बहुत ज्यादा पानी दिया था, जितनी उनको एक प्रकार भारत के मुकाबले एक छोटे देश को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न रिवर जो है उनका 80% वाटर, जो इंडस, चेनाब और ब्यास रिवर है, जो एक प्रकार से इंडस और चेनाब और झेलम, उसका 80% वाटर हम दे रहे थे पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान का साइज देखें भारत के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो मगर हमने बड़ा दिल दिखाया था। अब लगता है कि हमने साफ सुथरे शब्दों में बोला, अगर ये दोबारा स्टार्ट भी होगा तो इसको रीनेगोशिएट किया जाएगा। इस हालात में भारत मानने वाला नहीं। तो ये सच्चाई है कि भारत के ने इसको पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर घुटनों पे टिका दिया। अब बात आती है कि बार बार एक ही क्वेश्चन उठ रहा था कि जो लोगों ने ये जेनोसाइड किया था वो आतंकवादी कहाँ गए? क्या उनको धरती खा गई या आसमान उनको उठा लेगा? देखो, ये जिन लोगों को मालूम है कि भाई ये जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ है, इनको 6 से 8 महीने तक से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो मारा जाता है, वो एक बार आ गया दलदल में फंसता, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। मगर जल्दबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये इलाका जंगल का है, इसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, केव्स हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है, कोई ना कोई और ग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनकी मदद करते हैं। जिस प्रकार से ऑपरेशन महादेव किया गया, मुझे लगता है बहुत ही काबिले तारीफ और इतना अच्छा ऑपरेशन। देखो, मेरी कम से कम 40 साल के करीब सर्विस है और मैंने 27 साल JNK में किया है। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल में ब्रिगेड कमांड की है। मुझे मालूम है मच्छर सेक्टर में किस प्रकार से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते थे और कैसे हम उनको मार गिराते थे। मगर ये कहना कि भाई इन्फिल्ट्रेशन जीरो कर सकते हो, ये नामुमकिन है। कोई भी वर्ल्ड में नहीं कर सकता, चाहे आप कितनी बड़ी एलसी फेंस लगा दो, क्योंकि वहां पर पहाड़ियां भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वहां पर एलसी फेंस नहीं लग सकती। तो ये तो मान के चले कि इन्फिल्ट्रेशन तो कुछ ना कुछ होगी। मगर यह भी सच्चाई है, इनको भारत के अंदर घुसने के बाद जो हमारा काउंटर टेररिज्म गुड है वो बहुत पुख्ता है। वो 5 से 6 महीने में हर एक आतंकवादी मारा जाता है। और अभी जो आतंकवादी हैं वो करीब के 150 से 200 रह गए, ज्यादा से ज्यादा दोनों उसमें, नॉर्थ और साउथ और पीर पंजाल में, और करीब के 130 के करीब। तो उनमें से 95% जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। कोई भी अभी जो होम ग्रोन टेररिस्ट भारत में नहीं है। उसकी वजह सबसे यही है कि क्यों एक बंदा रेडिकलाइज होता है, वो होता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी। आज भारत के जो जम्मू और कश्मीर है, वहां की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। आज वहां पर IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कों का जाल बिछ गया, रेलवे लाइन चली गई उधमपुर से लेके श्रीनगर से बारामूला तक, लोगों को काम मिल रहा है। तो क्यों कोई टेररिस्ट बनना चाहेगा? मगर ये पाकिस्तान ने जो कार्रवाई करा था, ये सच्चाई है कि जो हुआ था आपका इसके पहलगांव में, ये TRF ने कराया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये TRF कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से मुखड़ा है, ये लश्कर तोबा का ऑफशूट है। तो मैं जो बता रहा था आपको कि ऑपरेशन महादेव में खबर मिल गई थी, भारत की जो इंट एजेंसीज हैं, जब ये हुआ था उसके बाद NIA भी और IB और भारत की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो आपस में तालमेल कर रही थी कि कुछ ना कुछ सिग्नेचर मिले थे जो कि रेडियो सेट के, और वो मिले थे कि जो ये 22 अप्रैल से पहले भी वैसे ही सिग्नेचर दाचीगांव फॉरेस्ट में 11 जुलाई को भी मिले थे। और उसके बाद इनको एक प्रकार से फोकस किया गया और पता चला कि भाई ये हो सकते हैं आतंकवादी वहां हों, और उसके ऊपर घेरा डाला गया। इनको तीनों जो टेररिस्ट थे, सुलेमान शाह और उसके बाद जिब्रान और अफगान, ये तीनों को एकदम मारा गया। और इनको पता भी नहीं चला, क्योंकि ये को भरोसा था इतने ऊंची पहाड़ी पे जंगलों में ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंच पाएंगे। मगर भारत के वीर जवान 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने इनको, इससे पहले ये कुछ रिएक्ट करते, इनके सिरों के हेड पे गोली मारी और तीनों को बर्बाद कर दिया। अब बात आती है इनके पास हथियार कौन से थे, ऐसा क्या था कि ये ऑपरेशन करने के बाद ये एक प्रकार से जो कार्नेज और जो जेनोसाइड उन्होंने किया था 22 अप्रैल को, कि भारत की जो एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस उसको पकड़ क्यों नहीं पाई, क्या वजह थी?
देखो 4-5 चीजें हैं। इनके पास हथियार क्या थे? देखो इनके पास हथियार जो थे, 2 AK-47 थे, एक M4 कार्बाइन थी, इनके पास हैंड ग्रेनेड थे। इनके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चाइनीज ओरिजिन की रेडियो सेट थे, जो कि इनक्रिप्टेड थे, जिनको आप उसको एक उनसे जो बातचीत की जाती है उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इनके पास हैंड हेल्ड रडार थे। हैंड हेल्ड रडार का इस्तेमाल आतंकवादी करते हुए नजर नहीं आए अब तक वर्ल्ड में, मगर ये हैंड हेल्ड डिवाइस। इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस थे, जिसको आप रात को भी दिन की तरह दिखता है, वो थे इनके पास। और उसके बाद इनके पास सैटेलाइट टेलीफोन थे। जो सैटेलाइट टेलीफोन है उनको भी आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ये रेडियो जो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये सच्चाई, ओवरग्राउंड वर्कर से इनका डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था। ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो कनेक्ट था वो इनके हैंडलर थे पाकिस्तान में, वो कर रहे थे। वो हैंडलर पाकिस्तान से इनको भी हैंडल कर रहे थे। और ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकवादियों का डायरेक्ट मिलाप नहीं था, तो इसलिए वो खबर भी नहीं थी। तो ये सच्चाई है कि ये वेल प्रिपेयर्ड थे, ये वेल मोटिवेटेड थे। इनको 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद भेजा गया था। जो सुलेमान शाह था, वो जो एसएसजी कमांडो, जैसे भारत की सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेज है, जैसे कि स्पेशल फोर्सेज ने ये कार्रवाई किया था, जो कि बहुत ही महान ट्रेन होते हैं, वैसे ही वो एसएसजी का कमांडो था पाकिस्तान का। वो पहले वहां था और उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद या बीच में ही छोड़ के ज्वाइन किया था। अगर आप देखें, सुलेमान शाह जो था वो वेल ट्रेन था, उसके ऊपर 10 लाख की एक प्रकार से प्राइज बनी थी। और इसी प्रकार से ये अफगान और जिब्रन है, ये भी एलएटी के थे। तो ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अब क्वेश्चन आता है जो आप आगे पूछेंगे कि भाई ये भी एक कंट्रोवर्सी, ये ऑपरेशन महादेव इसका नाम क्यों रखा गया? क्या इसका देखो, वजह ऑपरेशन इस सिंदूर देश का? इस देश में जो कंट्रोवर्सी खड़ी ना कर दी जाए वो कम है। अब जैसे मैं मैं ये इसको बताऊं। जया बच्चन को ही सुन रहा था सदन में, वो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रख दिया। किसी ने कहा ऑपरेशन महादेव क्यों रख दिया, या ऑपरेशन शिव शक्ति क्यों रख दिया। ये कोई पहली बार बिल्कुल हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलिट्री के बिल्कुल। जो ऑपरेशन होते हैं या अर्धसैनिक बलों के भी जो ऑपरेशन होते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। और इससे पहले भी इसी तरह के नाम रखे जाते रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कंट्रोवर्सी जानबूझ करके खड़ी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सच्चाई, पहले ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? देखो इसका वजह क्या थी ऑपरेशन सिंदूर में? ये जितने भी लोग मारे गए थे, इनको एक प्रकार धर्म पूछ के मारा गया था। और ये क्योंकि ये एक धर्म के थे, पर्टिकुलर धर्म के थे, हिंदू थे, उनको मारा गया। और किसके सामने मारा गया? अब उनकी पत्नी के सामने, उनके बच्चों के सामने, उन औरतों का सिंदूर चला गया। तो ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत करेक्ट वर्ड था। और ये सच्चाई आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं वो जो है किसी वजह पे, कोई रीजन पे होते हैं। और इसी प्रकार से अभी ऑपरेशन महादेव, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूं, ये जो इलाके के अंदर जहां पर ये ऑपरेशन हुआ है, ये दाची गांव का इलाका है। ये एक पत्रकार श्रीनगर से सोनाबाग जो जाते हैं, वो पहाड़ी और जंगली इलाका है। वहां पर एक दाची गांव जो फॉरेस्ट एरिया है, जहां पर नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट भी है। और वहां पर एक प्रकार से वो इलाके के अंदर एक महादेव पीक है। वहां पर वो एक बहुत बड़ी चोटी है जिसका नाम महादेव पीक है। क्योंकि यह ऑपरेशन वहां हो रहा था, इसलिए जो ऑपरेशन का नाम जो है वो कोई और नहीं देता, उसको देती है फौज, जो स्पेशल जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो नाम देती हैं। तो वो ज्यादातर ऐसा नाम दिया जाता है जिस इलाके में ये ऑपरेशन हो रहा है, वो उसका नाम दे। ऑपरेशन दाची गांव भी दे सकते थे, ऑपरेशन महादेव इसलिए दिया गया क्योंकि वो उस इलाके में। और दूसरा महादेव तो महादेव है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब भी दुश्मनों का आपको नुकसान या उनका काम तमाम करना पड़ता है, तो वो महादेव। और ये मैं 3-4 चीजें और बताऊंगा इसके अंदर। आप ये देखें कि भारत की जो फौज है, वो जो इन्फेंट्री जो कि कटिंग एज है, उनके नारे ऐसे हैं, जय वो जाट बलवान, जय भगवान, उसके बाद हर हर महादेव,
वो मराठा का छत्रपति शिवाजी, उसके बाद दुर्गे माता की जय, जैसे हमारा जयकृष्ण का है। तो ये सारे के सारे इनका मतलब यही है कि एक प्रकार जोश पैदा के। और मैं अपने बोले व्यूअर को सोनिहाल, बताऊं, बोले हाँ, बोले बोल सोनिहाल। सोनिहाल, हाँ, ये बिल्कुल ये आपका सिख और सिखलाई का है। और इसके बिल्कुल। साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन असम के अंदर हुआ था, वो ऑपरेशन बजरंग था पहले जो किया, उसके बाद उसको ऑपरेशन राइनो किया सेकंड टाइम में। तो ऑपरेशन, तो ये नाम रखे जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं। देखना क्या है कि इन ऑपरेशन में हम कितने सक्सेसफुल हुए। अब कोई भी चीज नहीं जाती। आपने 22 लोगों की, बिल्कुल ठीक बोला, मैं इस चीज से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जब ये आतंकवादी आ गए, पहली बात मैं ये कहता हूं, आतंकवादी को ऐसा सोचना कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन होगी, ये शायद बहुत ज्यादा बड़ी बात है, सोच नहीं हो सकता। कि इसके बावजूद कि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है, और ये जो आतंकवादी आए हैं ये एलसी से नहीं आए, ये करीब करीब जो एलसी का निचला पोर्शन रजौरी पुंछ, जहां पर ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन एरिया नहीं था, उसका इस्तेमाल किया पहाड़ी और जंगली इलाकों में। और आजकल क्या है कि ये घुसता और हथियार और बाकी इनका ड्रोन से आ जाता है, ये भी है। और वहां पर पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, उससे फिर ये प्योनी राशि के इलाके में, इसके बाद ये आए डोडा किश्तवाड़, और डोडा किश्तवाड़ से फिर ये पहाड़ों के और अब जंगल के इलाके में पीर पंजाल क्रॉस करके ये आगे आपके कश्मीर घाटी में, जहां पर ये पहलगांव के बाद ये एक प्रकार से जेनोसाइड किया। मगर ये सच्चाई है कि ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं फेलियर था, मगर ये भी सच्चाई है जैसे ये हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज एकदम अपने तौबे आ गई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनआईए और आईबी प्लस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस प्लस जो वहां के लोकल एंट था उनको इनिशिएट किया गया। और जिनके पास इन लोगों ने एक दिन पहले रहे थे, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि ये सुलेमान शाह ही है जिसने हमारे घर में खाना खाया था और 22 तारीख को हमला इन्होंने किया। और इसके बाद जो हथियार थे उनके, जो गोलियां इन्होंने वहां फायर करी थी, जो कि 22 अप्रैल को, और जो गोलियां इनकी मिली हैं, जो इनके पास मिली हैं, वो बिल्कुल सेम है। तो ये सच्चाई है कि सुलेमान शाह वही एक टेररिस्ट है जिसने इस हमले में हिस्सा लिया था, जो मारा गया। दो और कौन थे वो शायद अभी भी नहीं मिले हैं, वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और दूसरा ये श्रीवास्तव जिब्रन था और अफगान था, ये भी जो आतंकवादी हैं ये ए प्लस प्लस के ग्रेड के हैं। चौधरी साहब, श्रीवास्तव साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री रहा हो, पी चिदम्बरम, वो एक इंटरव्यू में ये सवाल खड़ा करे कि साहब आपने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया, पाकिस्तान में तबाही भी मचा दी, और अभी तक यही पता नहीं चला है कि वो टेररिस्ट पाकिस्तानी थे या नहीं थे। मतलब जो होम मिनिस्टर रहे हों, जिनको सारी घटनाओं की जानकारी हो, और इनके समय तो पता नहीं कहां कहां और किस किस तरह की दर्दनाक आतंकवादी वारदातें हुई हैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं, और उनमें से मोस्टली पाकिस्तानी टेररिस्ट ही अटैक कर रहे थे या वहीं से नियंत्रित थे। वो आदमी ऐसा सवाल खड़ा करे। देखो, बहुत दुख की बात, अगर कोई और कहता तो फिर भी शायद था कि उसको ये नहीं मालूम कि भाई कैसे गवर्नमेंट चलती है। वो तो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, और मैं कहूं कि काफी हद तक उस समय आतंकवादी हमले हुए हैं। देखो, 2014 के बाद कोई भी ऐसा हमला आतंकवादी नहीं हुआ है जो जम्मू और कश्मीर के अलावा हो। नहीं तो आपको पता है 2006, 2007, 2008, 2008 में तो मुंबई का जो हमले हुए थे, फिर 2009 में भी अयोध्या में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। तो एक के बाद एक हमले होते थे, इसमें कोई शक नहीं, और आतंकवादी पकड़े नहीं जाते थे। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के हौसले बुलंद होते जा रहे, क्योंकि हम जब वो हमला करते थे यहाँ पर आपका एक प्रकार लोग मारे जाते थे। हमारे अंदर इतनी ताकत और कैपेबिलिटी होने के बावजूद हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं थी कि हम पाकिस्तान को पे कराने के लिए करें, पनिश करें उसको, उसको दिखाएं कि अगर आप आतंकवाद का हमला करेंगे तो आपको चोट मारेंगे हम।
तो तब तो वो रुकेगा, वो तो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो आतंकवादी पे आ गया, उसका तो स्ट्रेटेजिक एसेट है आतंकवादी, वो तो आपको ब्रीड करेगा 1000 कट से, वो आपकी इकोनॉमी को डिगमगा जाएगा। हमने उसके ऊपर पलटवार नहीं किया, हमने डोजियर के बाद डोजियर भेजते रहे। 2008 में जब बात हुई थी तो फौज तैयार थी, फौज ने बोला था कि अगर आप हमें परमिशन दे दो, तो अभी जिस प्रकार से हमला हुआ वही फौज है, उसने किस प्रकार से नस्ताभूत कर दिए इसके सारे के सारे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उस समय भी कर सकते थे, पर क्या हमारे अंदर पॉलिटिकल विल थी? वो नहीं थी। हम यही कहते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अभी एक डायनेमिक लीडर हैं, ये गवर्नमेंट बदली हुई है, घर में घुस के मारती है, इन्होंने न्यूक्लियर ब्लफ कर दिया है दूर पाकिस्तान का कि बार बार इसको मत दोहराएं आप, इससे हम नहीं डरने वाले, हम आपके अंदर घुस के मारेंगे। तो आप जो चिदम्बरम की बात कर रहे थे, बड़ी दुख की बात है, और मैं ये कहूंगा कि वो एक इफेक्टिव होम मिनिस्टर थे, काफी ठीक थे, हुए हैं उनके में, मगर बावजूद इसके भी उनकी तरफ से ऐसा आना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ही इज प्लेइंग विद द गैलरी। क्या वो उनको समझ नहीं है कि अगर आप ऐसी लूज स्टेटमेंट पास करेंगे, आप एक प्रकार से क्लीन चिट देने पाकिस्तान को, आप क्या मैसेज भेज रहे हैं देशवासियों को? आपने अगर आप इस समय की स्टेटमेंट देंगे तो अगले 20 साल तक आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि आपने इतने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जब आपको सच्चाई पता, आप होम मिनिस्टर है और आप काफी इफेक्टिव होम मिनिस्टर थे। ऐसा नहीं है कि वो आतंकवाद की तरफ, वो अलग बात थी, कंट्रोल नहीं था, एक के बाद हमले होते थे, और पाकिस्तान जो था वो घबराता नहीं था, उसको पता था भारत ने जवाब तो देना नहीं। अब वही पाकिस्तान डरता है कि वो ये सोचता है कि कोई आतंकवादी हमला होगा तो अब हमारा न्यू नॉर्मल है, उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये चीजें, 4-5 चीजें जो हमने की है, नहीं कहता कि आपका जो टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो देयर, ब्लड और पानी इकट्ठे नहीं जा सकते, और ये भी सच्चाई है कि स्पोर्ट्स और टेरर भी इकट्ठे नहीं जा सकते। तो अब ये बदला हुआ भारत है, वो बदला हुआ भारत है कि पाकिस्तान अब घबराया हुआ है, और हम इकोनॉमिकली इसको ड्रेन आउट कर देंगे, क्योंकि हम फिर एक क्वेश्चन जो बार बार आता है चौधरी साहब, जो अभी भी आया मगर इतनी जोरों से डिस्कस नहीं हो पाया, और किसी कि भाई अगर हम 4 दिन में जीत रहे थे तो हम पीओके को ले लेते, हम क्यों रुक गए? देखो ये सच्चाई है कि किस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से होम मिनिस्टर ने बताया, डिफेंस मिनिस्टर ने बताया, फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि भाई ये पीओके हुआ कैसे, जब हम 22 अक्टूबर को ये कबीले आए थे और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कर दिया महाराजा हरि सिंह ने, तो भारत का हिस्सा हो गया। 27 अक्टूबर को पहली सिख बटालियन को लैंड कराया गया श्रीनगर में, और हमने उनको धकेलते धकेलते पीछे तक ले गए, और जब हम धकेलते जा रहे थे और चंद एक दिनों में हम पूरा जम्मू कश्मीर ले रहे थे, आपने वन साइडेड सीज फायर कर दिया और आप यूनाइटेड नेशन में चले गए। तो ये पीओके तो आपने क्रिएट किया था। अगर उस समय भारत की फौज उस कतार पे थी कि चंद एक दिनों में, कितने दिन ही कह सकता, चंद एक दिनों में हम पूरा का पूरा पीओके जो था अभी वाला वो भारत में आता, कहते ना बजेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये सच्चाई थी। तो अब जो पीओके पहले आपने क्रिएट किया, अब आप कहते हो पीओके। देखो लड़ाई स्टार्ट करना बहुत आसान है, लड़ाई बंद करना बहुत मुश्किल है, दल बदल पूछते। पाकिस्तान को भी और अमेरिका भी किसी हद तक वो चाहते नहीं कि भारत जिस प्रकार से इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जा रहा है, वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, वो वेस्ट को अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इस लड़ाई को चलाते रहते, जैसे रशियन यूक्रेन वार रुकने का नाम लिया, इजराइल हमास, आपकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता। क्यों? क्योंकि सच्चाई है, आपको अगर 2047 तक एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री बननी है तो 8 से 9% आपको इकोनॉमी जीडीपी को बढ़ावा है। आप तो अगर लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं। तो भारत ने बड़ा सोच समझ के राइट टाइम में राइट डिसीजन पाकिस्तान को पे करने, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, और जब वक्त था हमने उसको सीजफायर माना, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ के आगे गिड़गिड़ाए। तो ये समझना चाहिए इनको, और ये भी समझना चाहिए कि भारत जो है उसने कहा है ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये पौज है। अब कोई कहा सर पौज से क्या मतलब है? पौज से बहुत बड़ा मतलब है। हमने पाकिस्तान को यह बोला है हम अलर्ट पे हैं,
हम दोबारा हमला कभी भी कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं आप आतंकवादी घटनाएं अपने देश में फिर शुरू कर रहे हैं, अगर आप लॉन्च पैड पे या ट्रेनिंग एरिया में, उससे क्या होगा, उससे ये होगा पाकिस्तान भी अलर्ट रहेगा। अगर वो उसको अलर्ट रहना है तो उसको $50 मिलियन चाहिए एक हफ्ते में। वो पाकिस्तान जिसको टूटने के कगार पे, जिसकी आज फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि $186 बिलियन का कर्जा है, जी उनको हाँ, जी हाँ। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक नहीं दे, तो वो कैसे रहेगा। तो ये समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाया और जो हमने ऑपरेशन महादेव में जो आतंकवादियों को मार गिराया, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। एंड वी शुड सल्यूट आवर डिफेंस फोर्सेज एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। चौधरी साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही है शिवाज सर। और हमारी सरकार के संकल्प और सेना का जो एक्शन रहा है, उसने अच्छों के मुंह बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ा सबक दे दिया है कि आगे को भी अगर आपने कोई गुस्ताखी की तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। शिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।